कलिंग विजय में हुए रक्तपात के बाद हृदय परिवर्तन तो हुआ ही, और परिणाम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और अहिंसा से हिंसा की ओर अग्रसर होना अशोक का यह एक महान घटना थी। ये सब बातों की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। यानी बारंबार मैं इस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ कि हमारे लिए ये अभिलेख जिस पे कुछ लिखा हुआ है, उकेरा गया है, ये कितने महत्वपूर्ण है और इन अभिलेखों की खोज हमारे इतिहास को किस तरह नए रूप से रचित कर रही है। जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें पूरे कलिंग विजय का विवरण है, इसके अलावा 40 अन्य अभिलेख पाए गए हैं और इन अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे गए हैं, दूसरे गुहालेख जो गुफाओं में आदि में यहाँ पे लिखे गए हैं, और तीसरे लेख ऐसे हैं जिस पर एक तरीके से प्रशस्ति है या अन्य तरीके की जानकारियाँ उसमें दी गई हैं। इनको 3 भागों में मोटा मोटा बांटा गया है। तो इन लेखों से हमें यह पता लगता है कि ये सब अशोक के काल के हैं। और आखिर ये निर्णय कैसे लिया गया या इतिहासकारों ने कैसे माना कि ये सब शिलालेख किसी एक ही शासक के या किसी एक ही व्यक्ति के हैं? कारण स्पष्ट है। पहला, सभी के सभी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हैं, लिपि में हैं या खरोष्ठी लिपि में हैं। दूसरा, सभी में मोटी मोटी एक ही तरीके की बातें जिनका एक दूसरे से संबंध दिखता है लिखी गई हैं। तीसरा, उसमें जिस व्यक्ति का नाम बारंबार आता है, या तो उसमें अशोक लिखा हुआ है, या अशोक प्रियदासी लिखा हुआ है, या अशोका प्रियदर्शिनी लिखा हुआ है। चाहे ये शिलालेख श्रीलंका में पाए गए हों, चाहे वे ईरान की सीमा पर, यूनान की सीमा पर पाए गए हों, अफगानिस्तान में पाए गए हों, चाहे वे कौशाम्बी या बिहार के क्षेत्रों में पाए गए हों। तो अशोका प्रियदासी, प्रियदर्शी, अच्छा दिखने वाला, मनोहर मुख वाला, और ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अशोक था, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि यह पूरे शिलालेख जो विभिन्न जगहों पर पाए गए हैं, जिनकी संख्या मोटी मोटी 40 है लगभग, ये सब किसी एक व्यक्ति की ही किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज थी। एक छोटी सी घटना बता दूं, कलिंगा में यानी वर्तमान उड़ीसा में अंग्रेज अधिकारी जब घोड़े से जा रहा था तो उसे कुछ पत्थर मिले, कुछ ऐसे ही शिलालेख जमीन में दफन हुए मिले, और उसने उसे निकाला और उसकी नज़र उस पर पड़ी, उस पर लिखी हुई चीज़ों पर। तो पूरी तरह ना समझ पाने के कारण वह उन शिलालेखों को कलकत्ता, जो उस समय अंग्रेज़ों की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ ले गया और उसने उसको वहाँ रख दिया। कुछ वर्षों बाद ऐसा कुछ हुआ कि उसी अधिकारी को सीलोन, श्रीलंका जाना हुआ, सिंभाली भूमि जाना हुआ। वहाँ भी कुछ ऐसे शिलालेख मिले और उसमें अशोका प्रियदासी लिखा था। यानी उसके जो भी उसमें चीज़ लिखी हुई थी वह अशोका प्रियदासी के नाम से लिखी हुई थी। तो वो शिलालेख भी वह कलकत्ता ले आया, और उसके समय के साथ जब उसने इन दोनों शिलालेखों का मिलान किया, तब उसने अंदाज लगाया कि यह वही व्यक्ति है जो श्रीलंका में तक जिसकी पहुंच थी, यह वही व्यक्ति है जिसके शिलालेख उसने कुछ वर्ष पूर्व कलिंगा में पाए थे। अर्थात इन शिलालेखों से हमारी सीमाओं बड़ी स्पष्ट होती हैं, और यह स्पष्ट होता है कि अशोका का नाम उस समय अशोका प्रियदासी, अशोका प्रियदर्शी के रूप में लिया जाता था। जेम्स प्रिंसेप की यही खोज आगे बहुत अहम बनी। जूनागढ़ में गिरनार में जो शिलालेख पाया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसके विचार क्या थे।
इसके अलावा मैंने जिक्र किया है दूसरे नंबर के शिलालेख का, 7वें नंबर का और 13वें नंबर का। जो परिणाम इन सब के यह निकले कि यह स्पष्ट हुआ कि अशोक ने एक तरीके से एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसे धम्म विजय कहा जाता है, और धम्म विजय ने युद्ध विजय का स्थान लिया। युद्ध के द्वारा उसने विश्व को जीतने के स्थान पर अब धर्म के आधार पर जीतने की योजना बनाई, और इस कार्य में वह पूरी तरह से तल्लीन हो गया। यहाँ तक कि उसने यह आदेश दिया कि अपने जो उसके महाधर्म प्रचारक जो उसने नियुक्त किए, जिनका कार्य था उसके विचारों का प्रचार करना, उनके लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे नियमित रूप से विदेशों में जाएं और धम्म का प्रचार करें। आखिर धम्म क्या है? धम्म कुछ ऐसे विचार हैं जो अच्छे विचारों के रूप में जाने जाएं, और उसने स्पष्ट किया कि इस धम्म में 5 बातें जिन्हें हम निर्गुण मानते हैं, जिन्हें हम बुरे गुण मानते हैं, उससे दूर रहा जाए। पहला उग्रता, ईर्ष्या, गर्व, उसके अलावा क्रोध, और अंतिम बात थी निष्ठुरता। ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, निष्ठुरता, ये बातों से जो व्यक्ति मुक्त रहे वह धम्म विजय की ओर बढ़ सकता है, ऐसा अशोक का मानना था। अशोक ने इसके प्रचार प्रसार में अपना पूरा जोर लगा दिया, और बहुत से ऐसे लोगों को, जिनके नाम मैंने पूर्व में 2 नाम बताए, जिनको विशेष रूप से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सिंभाली भूमि में यानी सीलोन में, श्रीलंका में बुद्ध धर्म के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। महेंद्र और संघमित्रा। इस प्रकार उसने पूरे एशियाई देश में ऐसे अपने प्रतिनिधि भेजे और धम्म का प्रचार प्रसार किया। अभिलेखों से कलिंग विजय के अलावा हमें जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, वह है उस काल के शासन प्रशासन के बारे में। इसके अलावा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी हमें उस समय के प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस जानकारी से भरा हुआ है। जो मौर्य काल का जो शासन था, शासकीय संरचना थी, उसे 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा नगरीय और चौथा ग्रामीण। केंद्रीय शासन में एक तरीके से जिसे हम मंत्रिमंडल कह सकते हैं, उस मंत्रिमंडल में 12 से 20 मंत्री होते थे और विभिन्न तरह के विभाग थे। उन विभागों को अमात्य मंडल कहा जाता था और उन विभागों के मुखिया अमात्य कहलाते थे। मैं पुनः दोहराता हूँ, 4 भागों में प्रशासन विभक्त, केंद्रीय, प्रांतीय, नगरीय और फिर ग्रामीण। जहाँ तक केंद्रीय प्रशासन का सवाल है, जो सर्वोच्च संस्था होती थी जो राजा के मातहत कार्य करती थी, वह था मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में 12 से 20 मंत्री होते थे। उसके बाद अमात्य मंडल, अमात्य यानी विभाग, तीर्थ, उसे तीर्थ भी कहा जाता था। तो ये जो अमात्य मंडल था, ये 18 थे और इस अमात्य मंडल में करीब सभी विभागों के जो मुखिया थे वे तीर्थ या अमात्य कहलाते थे। उदाहरण के लिए एक जो अमात्य या एक विभाग है समाहर्ता, समाहर्ता विभाग। समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व इकट्ठा करना, उसका कार्य होता था आय व्यय का ब्यौरा रखना, खर्च और आमदनी के बारे में हिसाब रखना। तो इस प्रकार इस 18 विभागों के माध्यम से जो केंद्रीय होता था, पूरा साम्राज्य संचालित होता था। इसके बाद हम आते हैं, अगला है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में 5 प्रांतों का जिक्र शिलालेखों में मिलता है। पहला है उत्तरापथ,
जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा है अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और चौथा प्राच्य यानी पाटलिपुत्र। याद रखेंगे, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जो जिस राज्य की राजधानी थी उसका नाम था प्राच्य। और अंतिम राज्य जो था वह था कलिंगा, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, मोटा मोटा उस क्षेत्र को हम कलिंगा कह सकते हैं। उसकी राजधानी थी तोशाली। ये 5 प्रांतों में प्रांतीय शासन था और ये प्रांतीय शासन में भी इसी तरह का मंत्रिमंडल और अमात्य बने हुए थे। और जो उसका मुखिया होता था वो कुमार कहलाता था। एक तरीके से आज के राज्यपाल को हम कह सकते हैं उस समय का कुमार। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगरीय शासन पे आने पर हम जानेंगे कि यहाँ की अधिकतर जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। और स्पष्ट होता है कि हर नगर के लिए एक 30 सदस्यों का एक दल होता था और 6 भागों में ये दल बटे हुए थे। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। मैं पुनः दोहरा दूं, 6 समितियां बनी थीं, हर समिति में 5 सदस्य होते थे और ये 5 सदस्य मिलकर एक एक विभाग को देखते थे जो नगर से संबंधित, चाहे वह शिल्पकला विभाग हो, चाहे जनसंख्या विभाग हो, चाहे वह मेंटेनेंस विभाग हो। इस प्रकार 6 विभाग बने हुए थे, 6 समितियां बनी थीं और इन 6 समितियों के माध्यम से नगर प्रशासन चलता था। इसके बाद ग्राम जो सबसे नीचे के स्तर पे था, प्रशासन में जो सबसे नीचे के स्तर पे था, जैसे आज भी ग्राम पंचायत केंद्र शासन में सभी सबसे नीचे हैं, उसी प्रकार ग्राम शासन जो चलता था वह भी उस समय एक समिति के माध्यम से चलता था, जिसका जो मुखिया कहलाता था या उसे ग्रामणी भी कहते थे। ग्राम के मुख्य को मुखिया या ग्रामणी कहते थे और वह भी इसी तरह प्रकार की समितियों के माध्यम से गांव के शासन को देखता था, गांव के प्रशासन को देखता था, गांव की देखभाल करता था। ये तो हुई समय के प्रशासन की पद्धति। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने हजार वर्ष पूर्व भी ये प्रशासन का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसा आज है। इतना सुनियोजित, इतना स्पष्ट और हर एक का अपना अपना दायरा सुनिश्चित। इसके बाद एक सैन्य विभाग हुआ करता था जो उस समय अहम भूमिका निभाता था और जैसा मैंने बताया मगध की सफलता का मुख्य कारण था, मगध की अन्य राज्यों पर विजय का मुख्य कारण था उसकी सैन्य क्षमता। उसके पास 6 तरह की सेना होती थी। एक थी पैदल सेना, दूसरा अश्व सेना, तीसरा रथ सेना, चौथा हाथी सेना, इसके अलावा 5वां नौसेना और 6वां सैन्य यातायात की फौज। सैन्य यातायात यानी ये सब सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो व्यवस्था थी उसके लिए एक अलग विभाग खोला गया था। उस समय नौसेना भी थी। नौसेना यानी जो समुद्र या जल में जिसका कार्य होता है, ऐसी फौज। अश्व सेना, हाथी की सेना, रथ की सेना और इस प्रकार स्पष्ट रूप से सेना विभाजित थी। तो प्रशासन मुख्य रूप से इन 4 भागों में बटा था और इसके अलावा एक फौज थी, इसके अलावा एक सैन्य विभाग हुआ करता था। सैन्य प्रशासन के अलावा न्याय व्यवस्था भी थी। आखिर एक अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए आवश्यक है कि उचित न्याय, जनता को समुचित न्याय मिले। और उस समय भी न्यायालय की व्यवस्था 2 चरणों में की गई थी। जिस तरह आज भी दीवानी अदालत और दूसरी तरह की अदालत होती हैं, उसी तरह उस समय भी ऐसी अदालतों का जिक्र हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और
न्याय व्यवस्था में दो चरण रखे गए थे, दीवानी और फौजदारी, यानी राजस्व के मामले आदि और आपराधिक मामलों के लिए अलग। फिर उसके पश्चात गुप्तचर व्यवस्था का भी पर्याप्त प्रावधान था। आज से 3000 वर्ष पूर्व जासूसी या गुप्तचर की कल्पना करना ही एक अलग बात है। और तो और मौर्य काल में ये गुप्तचर व्यवस्था भी दो तरीके की थी, दो श्रेणियों में थी। एक तो संस्थागत गुप्तचर, जो संस्था कहते थे, जो एक स्थान पर स्थिर रहते थे, एक जगह पर रहते थे और वहाँ से वे जासूसी करते थे और जासूसी का मकसद होता था शासन के खिलाफ किसी तरह का कोई गलत कार्य होना या किसी तरह की असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन इसके अलावा ये संस्थागत गुप्तचरों के अलावा कुछ छद्म वेश में भी, साधु के वेश में या किसी अन्य रूप में भी गुप्तचर हुआ करते थे, जो सभी तरह की जानकारियाँ, उचित जानकारियाँ जो शासन प्रशासन के लिए आवश्यक थी, वे एकत्रित कर उसे समुचित विभाग को पहुँचाते थे। प्रशासन के इन विभिन्न अंगों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रशासन को चलाने के लिए राजस्व कहाँ से आता था। जो अधिकारी, जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल से नीचे जो प्रांतीय शासन था, समितियां थीं, उससे नीचे नगरीय समितियां थीं, इनके अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आखिर तनख्वाह तो दी जानी है। तो इसके लिए कैसा प्रावधान था? चार तरह के चार तरीके थे जिनसे आय आती थी। पहला तो नगर से, जो जिसको दुर्ग कर कहते थे। दूसरा, उसके अलावा नगर के अलावा होता था राष्ट्र कर, जो जनपद से लिया जाता था। जनपद यानी नगर से छोटे क्षेत्रों में। उसके अलावा तीसरा होता था खेती बाड़ी और फूल फलों से जो टैक्स इकट्ठा होता था, वह एक जरिया होता था इनकम का, आमदनी का। और अंतिम होता था ब्रज। ब्रज यानी जो हमको इनको छोड़कर अन्य स्रोतों से जो टैक्स इकट्ठे होते थे, वे इस श्रेणी में आते थे। तो इस प्रकार इन टैक्सों के, इन करों के नाम भी थे। दुर्ग, ब्रज, इसके अलावा राष्ट्र और फिर सेतु, यानी खेती बाड़ी से और फल फूलों से जो कर मिलता था, वह सेतु कहलाता था। तो इस प्रकार ये राजस्व का जरिया होता था। इसके अलावा आपको जानना जरूरी होगा कि ये जो कर का जो जरिया था, कर का जरिया तो नहीं, कर 1/4 या 1/6, कमाई का 1/4 या 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। तो इस प्रकार यह तो हुई पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था, ऊपर से नीचे तक। अब हम आते हैं उस काल की अर्थव्यवस्था पर। उस काल का आर्थिक जीवन कैसा था, हमको किस तरह का वर्णन कौटिल्य की अर्थशास्त्र में या इंडिका में या विशाख दत्त की पुस्तकों में मिलता है या पुराण में मिलता है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि यह काल था जब कृषि प्रधान था। जो आज भी हम कृषि प्रधान हैं, उस समय भी साम्राज्य या राज्य जो थे, वे कृषि प्रधान भूमिका निभाते थे और फसल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस कृषि प्रधान भूमिका के अलावा राज्य का जो इसमें योगदान हुआ करता था, वह नहर आदि के रूप में राज्य अपना योगदान कृषि के वार्धक्य में देता था। सुदर्शन झील उस समय की बहुत प्रसिद्ध झील है, जो मौर्य काल में बनाई गई थी, और उस झील से पानी वर्षों, प्रति महीना, हर समय सतत रूप से खेतों को दिया जाता था, जिससे फसल लगातार बनी रहती थी। अकाल की संभावना न्यूनतम कर दी जाती थी। कृषि प्रधान होने के अलावा भी यहाँ पर व्यापार का भी काफ़ी उल्लेख आता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 3000 वर्ष पूर्व
जैसे मैंने नौसेना का जिक्र किया, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी मौर्य शासन के काल में होता था। सीरिया, मिस्र, इसके अलावा अन्य एशियाई देशों के साथ मौर्य शासन का व्यापार हुआ करता था, और वह व्यापार का जो मार्ग था, जल मार्ग, वह सामान्यतः गुजरात के आसपास भरूच बंदरगाह, वहाँ से यह व्यापार इन देशों के साथ होता था, और इस व्यापार में मूलतः लौह अयस्क आदि की चीज़ें और इसके अलावा दूसरी अन्य चीज़ें जाती थीं। सो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इन लोगों का एक बहुत बड़ा उद्योग था। इसके अलावा जो मार्ग हमने एक देखा है, इस नक्शे में आप देखेंगे तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्रा तक एक मार्ग बना हुआ, एक रास्ता बनाया गया जिसे उत्तरापथ कहा जाता है। जैसे आज आप GE रोड सुनते हैं या रिंग रोड सुनते हैं या नेशनल हाईवे सुनते हैं, उस समय भी मौर्य शासकों ने एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया जो मुख्य शहरों को जोड़ता था, जिसमें पाटलिपुत्रा था, कौशाम्बी था, तक्षशिला था, इसके अलावा और भी कई देश थे, पुष्पकलावती था। ये सब जो शहर थे ये उस मार्ग से जुड़े हुए थे, और इसका उद्देश्य था थल मार्ग से आवागमन की सुविधा प्रदान करना, चाहे व्यापार के लिए, चाहे लोगों के आने जाने के लिए। जो मुख्य रूप से जो उद्योग थे उस समय, मुख्य उद्योग उस समय था कृषि उद्योग तो था ही, इसके अलावा चर्म उद्योग, लौह उद्योग और साथ ही अन्य धातुओं का उद्योग और बढ़ई का कार्य, ये उस काल के मुख्य उद्योगों में माने जाते हैं। मैं पुनः दोहराऊं, चर्म का काम, चमड़े के बहुत सारे काम होते थे, लकड़ी के काम होते थे, बढ़ई के कार्य बहुत होते थे, लौह अयस्क जैसा मैंने बताया बारंबार, यह उस समय पाया जाता जिससे बहुत से काम होते थे, और उसके अलावा साथ में अंत में ये